नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा चंद्रन और आप देख रहे हैं यंगिस्तान नवभारत का विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं चुनाव के बारे में युवा वर्ग से और आज यहाँ पर हम मौजूद है MIT WPU यानी पुणे की जो MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी है वहां पर, और मेरे साथ ये जो बैठा है युवा वर्ग, ये है पत्रकारिता के छात्र। ये भविष्य में पत्रकारिता करना चाहते हैं और चुनाव के बारे में अपनी राय भी रखते हैं। दर्शकों, इस बार मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ मेरी सहयोगी मीशा शर्मा भी है जो इन छात्रों से बात करेगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इनमें से जानने की कोशिश करते हैं किनका नाम वोटर लिस्ट में है आखिर, क्योंकि ये वो युवा वर्ग है जो अपनी बेबाक राय भी रखता है और ये बेखौफ होके किसी आइडियोलॉजी के साथ ना जुड़ते हुए शायद मुद्दों के आधार पर अपना मतदान कर सकता है। आप में से कौन वो लोग हैं जिनका वोटर आईडी है या वोटर लिस्ट में नाम है? जिनका नहीं है वो क्यों नहीं है? या आप करोगे? आप जल्द से जल्द करोगे? देखिए, हम आपको ये नहीं बताना चाहेंगे कि आप किसको वोट करो या ये, लेकिन आप वोट जरूर डालिएगा, क्योंकि आप वो सरकार चुनेंगे जो आपका भविष्य जो है उसके लिए फैसले लेने वाली है। और इसलिए हर किसी ने अपना जो वोटिंग कार्ड है वो बनाना जरूरी है और उसके साथ साथ वोटिंग करना भी जरूरी है। मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी, अनिकेत, आप बताओ कि जब आप मतदान के लिए शायद जाओगे तो क्या वो मुद्दे होते हैं जो आपके जहन में होंगे जिसके आधार पर आप वोट डालोगे? सबसे पहले तो मैं तो देखूंगा कि हवा का रुख जा रहा है बीजेपी की तरफ जी। तो प्लस ऐसी बात है कि मैं स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मैं हम देख सकते हैं कि बीजेपी के इसमें स्पोर्ट्स बहुत बड़ा है। इंडिया की छवि पूरे दुनिया में बहुत इम्प्रूव हुई है। सो और एक और मुद्दा जो मैं बोलना चाहूँगा कि जो फिलहाल ऑपोजिशन है हमारे इंडिया में, पॉलिटिकल ऑपोजिशन, वो उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी उन्हें होनी चाहिए आइडियली। सो रैदर देन डूइंग एनी ट्रांजिशन, मैं सोचूंगा कि क्यों ना ऐसी जगह किया जाए जहाँ पे हमारा इंडिया का ट्रांजिशन, पॉलिटिकल ट्रांजिशन थोड़ा कम हो। सो वो कुछ मुद्दे जो मेरे दिमाग में रहेंगे। पार्थ, इस पर तो मैं तुमसे ही जवाब लेना चाहूंगी। पार्थ, बताओ क्या कहना चाहोगे? सबसे पहला मुद्दा मेरे लिए राष्ट्रवाद का है, क्योंकि जी। राष्ट्रवाद काफ़ी अहम हिस्सा है हमारे देश के लिए। क्योंकि अगर हम राष्ट्र को पहले रखेंगे तो दुनिया में हम ऑटोमेटिकली प्रथम आने का सोच भी सकते हैं। तो राष्ट्रवाद इस जो सरकार का अहम मुद्दा है वो मेरे लिए काफ़ी अहम हो जाता है जब मैं वोट देने जाता हूँ। अभी तक मैं 2 बार ही वोट कर चुका हूँ। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और वहाँ जी। की जो विधानसभा इलेक्शंस हुए थे जी। उसमें 2 बार ही मैं वोट कर चुका हूँ। अच्छा, 2 बार वोट कर चुके हैं और आप देख रहे हो कि यहाँ पर इन दोनों ने कहीं ना कहीं चुनाव का जो टोन है वो सेट करने की कोशिश की। आप बताओ, आप क्या करती है? क्या आप पत्रकार बनना चाह रही है? क्योंकि पत्रकारिता की छात्र है, और चुनाव के बारे में अपनी क्या राय रखती है? आई थिंक चुनाव करना काफ़ी ज़रूरी है बिकॉज पॉलिटिक्स हमारी ज़िंदगी में लिटरली हर जगह है। चाहे आप पढ़ाई की बात करें या अपनी रोज़मर्रा की बात करें, छोटी से छोटी चीज़ों के लिए पॉलिटिक्स ज़रूरी है। और अपना इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप अच्छा करने के लिए चुनाव करना ज़रूरी है बिकॉज जैसे कि आपने कहा, आप खुद अपना नेता चूज़ करते हैं, राइट? एंड देन अगर आपको उस नेता वो जैसा काम कर रहे हैं वो पसंद नहीं आ रहा है, तो आप अगले चुनाव में उनको अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं। तो आई थिंक हाँ। अरे एक बताइए आपको कि नेता जो हमारे देश में है, जिस तरह की पॉलिटिकल रैलीज होती है वो आप देखते हो, इनके भाषण के बारे में आपकी क्या राय होती है? आप बताइए, जो नेता भाषण करते हैं खास तौर से चुनाव के दौरान, आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि जो नेता भाषण करते हैं वो उनका थोड़ा सा अपने पार्टी का वो बहुत से अच्छे पॉजिटिव साइड्स रखते हैं लोगों के सामने। लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम जो बोल रहे हैं हम करके दिखाएंगे। और कुछ नेता ऐसा भी है जिन्होंने सच्ची में वो करके दिखाया है। ऐसा कौन सा नेता लगता है आपको कि जिसको आपको लगता है कि हाँ, करके दिखाया है? फिलहाल तो कांग्रेस में जो राज ठाकरे हैं उन्होंने करके दिखाया है। जी। और राज ठाकरे, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता है, जो महाराष्ट्र की
एक प्रादेशिक पक्ष है जिसे कहा जाएगा, रीजनल पार्टी है वो है, और वो जा रहे हैं अभी एनडीए अलायंस के साथ में। उनकी लगातार बैठकें हो रही है और शायद वो भाजपा की जो अलायंस है एनडीए उसके साथ चले जाए, कोई बात नहीं। लेकिन राज ठाकरे के स्टाइल जो है, मैं आपको बता दूं कि राज ठाकरे किस पार्टी से है ये छोड़ दीजिए, लेकिन जो युवा वर्ग है वो उनकी स्टाइल जरूर पसंद करता है। शायद इसीलिए आपने राज ठाकरे का नाम लिया, क्योंकि राज ठाकरे ने एक अलग स्टाइल चुनाव का और अपने प्रचार का लाया था। जब वो पुराने वीडियोस लगा रहे थे या ब्लूप्रिंट लेकर सामने आ रहे थे। राज ठाकरे का नाम आप में से किस किसने सुना है? अच्छा, काफी सारे लोगों ने सुना है। और क्या पसंद है उनका? बॉडी लैंग्वेज पसंद है, क्या पसंद है राज ठाकरे का? कभी सुना है भाषण? नहीं सुना। आप कौन से राज्य से हो? केरला। केरला से हो। हाँ। तो आपने राज ठाकरे का नाम नहीं सुना है। ठीक है, राज ठाकरे का नाम और किसने सुना है और राज ठाकरे के बारे में क्या पसंद है? अच्छा बताइए। तो सबसे पहले अगर आप उनके कोई भी स्पीचेस देखेंगे या कोई भी इंटरव्यूज देखेंगे तो आप यही नोटिस करेंगे कि वो काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी फियरलेस है, और ये नेचर शायद अभी के यूथ से कनेक्ट करता है, क्योंकि अभी की यूथ भी काफ़ी फियरलेस है। तो मुझे ये लगता है कि वो जो किसी चीज़ से डरते नहीं है, सीधा कॉल आउट करते हैं बाकी नेताओं को, बाकी पार्टीज़ को। अगर वो कुछ गलत करते हैं जो इनकी तरफ इनको लगता है कि वो गलत कर रहे हैं, तो सीधा मुंह पे ये इंटरव्यू में बोल देंगे और डरेंगे नहीं। बट एक प्रॉब्लम जो है उनकी पार्टीज का, कि वो बहुत वायलेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब तोड़ फोड़ की राजनीति आपको पसंद? तोड़ फोड़ की तो राजनीति भाई है। राज साहब सुन लीजिएगा, लड़कों को आपका जो एजेंडा है, स्टाइल है, पसंद है युवा वर्ग को, लेकिन आपकी तोड़फोड़ वाली राजनीति पसंद नहीं है। ये यहाँ पर से हम लेके जा रहे हैं। और कौन सा नेता है जिनका स्टाइल आपको पसंद आता है, जिनका भाषण पसंद आता है, जिनके मुद्दे आपको पसंद आते हैं? जी ओके, मैं आती हूँ आपके पास, बोलिए। नितिन गडकरी जी। क्यों नितिन गडकरी जी पसंद है? वो जो बोल रहे हैं, जितना आज हमारे वो ट्रांसपोर्ट में इसके मिनिस्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों का वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, काफ़ी कुछ इस चीज़ों का जो उनने बोला है वो करके दिखा रहे हैं। आज कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी बहुत उनकी वजह से डेवलप हुई है। तो वो एक उनका जो कहने का तरीका है वो करके दिखाते हैं, वो बहुत सही लगता है। बिल्कुल सही लगता है। और मीशा कब से इंतजार कर रही है कि वो आपसे कब बात करे, तो मैं माइक थोड़े समय के लिए मीशा को सौंप रही हूँ। मीशा आप पूछिए। और वो जो बंदे बैठे हैं ना पीछे, मैं जानती हूँ कायदे की, कानून की सारी जानकारी रखते हैं, उनके पास तो हम जाएंगे जरूर। चलिए, तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगी कि आप लोगों में से कितने लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं? सब लोग जेनजीज हैं, आप लोग सब लोग एक्टिव रहते होंगे। अब इसमें आप कौन से पॉलिटिशियंस को फॉलो करते हैं ऑन सोशल मीडिया? करते भी हैं कि नहीं करते हैं, आप बताइए। नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्हें मैं फॉलो करता हूँ। नितिन गडकरी जी को, अमित शाह जी को मैं फॉलो करता हूँ। और अपडेट्स उनके जो भी रहते हैं, उन्होंने मतलब राष्ट्र के लिए क्या काम वो रेगुलरली कर रहे हैं, उसका मैं अपडेट रखता हूँ। अच्छा, और आप लोग किसको फॉलो करते हैं? सेम, आई फॉलो नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, उनके अलावा मैं और किसी पॉलिटिकल लीडर को फॉलो नहीं कर रही हूँ फिलहाल। आप? आई ऑल्सो फॉलो नरेंद्र मोदी एंड नितिन गडकरी जी। ओके, तो ये पता चल रहा है इससे कि बीजेपी के जो नेता हैं वो बहुत फॉलो किए जाते हैं ऑन सोशल मीडिया। इसके अलावा और कौन से पॉलिटिशियंस आपको पता हैं जो आप फॉलो करना चाहते हैं? इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है एस अच्छा। जयशंकर जी, जी जी। वो इंडिया के जियो पॉलिटिक्स के बारे में बहुत अपडेट्स देते हैं। बाद में नागालैंड के एक बहुत फेमस मिनिस्टर है तेमजे निम्ना अलोंग, जी वो बहुत यूथ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी छवि बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत फॉलो किए जाते हैं। चलिए, अच्छा, आप लोग सबसे ज्यादा कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉलो करते हैं या फिर उस पे सबसे ज्यादा कंटेंट गेन करते हैं? इंस्टाग्राम? अच्छा, हाँ जी, एक्स। तो ट्विटर, एक्स, उधर भी सबसे ज्यादा इंसान आपको लगता है सोशल मीडिया पे कौन ट्रोल होता है? आप बताइए। कंट्रोल होता है जी, पॉलिटिशियंस ही होते हैं। पॉलिटिशियंस होते हैं, बट कौन से? वो नहीं पता मुझे। वो नहीं पता। नहीं, मैं फॉलो नहीं आप बताइए, आपको कौन लगता है कि सबसे ज्यादा ट्रोल होता है? जब पॉलिटिशियन की बात होती है तो जी। राहुल गांधी बोलूंगी। और ये ऐसा भी है कि बीजेपी का खुद का पेज उनको ट्रोल करता है, मीम्स बनाकर। अच्छा, जी। सबसे ज्यादा मीम अभी तक कौन सा देखने में आया है आप लोगों के, जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ है अभी के इलेक्शन टाइम में? आप बताइए। मुझे तो राहुल गांधी के मीम्स ज़्यादा आते हैं, रील्स में भी, और अलग अलग से सॉन्ग्स आते हैं। हर रील में अलग सॉन्ग रहते हैं, हर रील में उनके थोड़े बहुत डायलॉग्स ऐसे अटैच रहते हैं उनसे। अच्छा,
तो राहुल गांधी के मीम्स अभी ज्यादा आ रहे हैं लोगों के पास। आपके पास कौन से मीम्स आते हैं? मेरे पास इधर से सोना डालोगे तो इधर से आलू डालोगे, इधर से सोना निकलेगा, वो वाला आया था। ए सफेद कपड़ा जो अमित शाह जी का काफी फेमस हुआ था, ये मैंने देखे। आजकल ये भी शुरू हो गया कि जो एआई यूज होता है डीप, हाँ, तो उसकी वजह से मोदी जी के नाम से बहुत सारे गाने बन रहे हैं नए नए, वो भी बहुत मीम्स है। तो जी मीम ऐसा भी आया है कि जो बस वाला जो हुआ था, मोदी जी ने जो जिन लोगों को हेल्प करा था, तो वो मीम भी बहुत फेमस हो रहा है अभी, जिसमें वो बच्ची जो बोल रही है कि पापा हमें बचा लिया बस से लेके आया करके, वो वाला मीम भी बहुत ट्रेंडिंग है। इवन अमित शाह के भी बहुत सारे मीम्स आते हैं, उनके जो सभा के उनके डायलॉग्स होते हैं, दे आर रियली पॉपुलर। सो या तो क्रोनोलॉजी आता है आपके पास? जान दे देंगे। जान दे देंगे, ये वाला मीम आता है। और कौन सा आया है? हाँ, मेरे आई गेस कि स्मृति ईरानी के भी बहुत सारे वो ट्रोल्स आते हैं बेसिकली मीम्स में। आई गेट राहुल गांधी एंड अमित शाह मोर। अच्छा, तो मतलब ये हमें पता चल रहा है इससे कि बी एट एनी पॉलिटिकल पार्टी, ट्रोल्स हर जगह पे हो रहे हैं, ट्रोल सबको किया जा रहा है। इसके अलावा आपने एक पॉइंट उठाया डीप फेक का। आपको क्या लगता है डीप फेक से पॉलिटिक्स को कैसे हार्म हो सकता है? जैसे हमने देखा कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका डीप फेक बनाया गया और उनको गरबा करते हुए दिखाया गया। तो इसको हम एक बुरे वे में कैसे यूज किया जा सकता है, वो आप लोगों का क्या ख्याल है इसमें? मेरा ऐसा मानना है कि अभी मैंने रिसेंटली जो करुणानिधि है तमिलनाडु के, जो एक्स सीएम थे जो अभी नहीं है इस दुनिया में, उनका एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था। तो उनमें वो अपना मतलब जो डीएमके पार्टी है उनका व्यू रख रहे थे, लेकिन ये कोई और पार्टी उनकी आइडियोलॉजी को अगेंस्ट में भी उसका वीडियो बन सकता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि डीप फेक वगैरह जो एआई के टूल्स है काफ़ी आजकल चीप प्राइजेस पे अवेलेबल है मार्केट में, उसकी वजह से ये काफ़ी हार्मलेस हो सकता है किसी भी आइडेंटिटी के लिए, फेमस आइडेंटिटी के लिए। और जो बहुत बार पॉलिटिकल पार्टीज यूज कर सकते हैं या फिर जो उनके सपोर्टर्स है वो यूज कर सकते हैं। और जिन लोगों को डिजिटल लिटरेसी नहीं है, जो लोग को नहीं समझ में आता कि ये फेक है, ये असली नहीं है, उन लोग को कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस होता है और वो अनफेयर प्रैक्टिस है इंडियन पॉलिटिक्स को लेके। जी, आपको क्या लगता है कि डीप फेक का कैसे इस्तेमाल हो सकता है इस जनरेशन में, जहाँ पे सब लोग सोशल मीडिया पे ही हैं? आप लोगों को क्या लगता है? सी एज यू मेंशन कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चीप हो गया है इस समय, और क्योंकि अब फेसेस किसी पे भी किसी भी जगह लगाना बहुत ईजी हो चुका है। तो एज ही मेंशनड कि अगर लिटरेसी नहीं है, मीडिया लिटरेसी, तो ये चीज़ बहुत बेकार हो सकती है। और अगर इसकी बात की जाए कि वो कैसे यूज़ किया जा सकता है, तो आइडियोलॉजी जो है वो कहीं किसी और की लगाकर, किसी और पे फेस लगाकर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आप हमें बताइए कि आपका सोशल मीडिया पे और डीप फेक्स पे इंडियन पॉलिटिक्स में क्या ख्याल है? Okay, so first of all, I don't use social media much, and but I have some opinion regarding deepfakes. And if we relate deepfakes with politics, so that's a very it's a matter of grave concern, because you were mentioning that the Prime Minister was found dancing or doing garba, and that was a deepfake. Now, what repercussions it may have is that someone may use such a technology to the extreme ulterior ends, and let's say that I'm a political leader. I haven't said anything. I haven't released a statement, but somebody releases a deep fake of me, which is very insightful to the general public, and that may result into violence and causing destruction and damage of the property. So such things will definitely cause chaos in the society. So it has to be dealt with firmness, and checks are required to be put in place, because we don't want to have such technology being misused, or people who have a set agenda or propaganda to do any sort of misuse with it. ठीक है। इसके अलावा अब मैं ये जानना चाहूंगी आप सबसे कि आपके पास अभी टारगेटेड मटेरियल कौन सा आ रहा है? इलेक्शंस आने वाले हैं, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। सबसे ज्यादा टारगेटेड मटेरियल कौन सी पार्टी का आ रहा है आपके पास? बीजेपी का। उसके अलावा कोई और पार्टी का जो भी थोड़ा बहुत आ रहा हो? नहीं? कांग्रेस। कांग्रेस। आम आदमी पार्टी जी, आम आदमी पार्टी का आ रहा है, कांग्रेस का आ रहा है, जी जी बीजेपी जी, का आ रहा है। अमीषा मैं इन लोगों से आम आदमी पार्टी का नाम लिया है तो जानना चाहूंगी आप लोगों से
कि आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी घटना क्या हुई है अब? कल केजरीवाल अरेस्ट हुए हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, क्यों हुई है? ईडी के द्वारा उनकी गिरफ्तारी की गई है। क्या वजह है, पता है कुछ? हाँ, दो केसेस के बारे में, एक तो लिकर गेट केस के बारे में और जी। एक मनी लॉन्ड्रिंग केस के हाइलाइट्स आए हैं अभी कल हाँ। और आज में। ये दो मेजर केसेस अभी तक हाईलाइट हुए हैं। तो क्या राय रखते हैं आप? मैम मे बी अभी इलेक्शंस आ रहे हैं तो ये चीज़ घातक हो सकती है, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा है जो चलाया जा रहा है अभी। इलेक्शंस बिल्कुल नज़दीक में हैं और अभी तुरंत ईडी ने ये कर दिया है। और जैसे कि हम पहले भी हमको बताया गया है, आपने खुद ही लेक्चर में समझाया है कि किस तरीके से कोर्ट ने उनको ईडी ने उनको समन भेजा था और बुलाया था, बट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चक्कर में भी वो फंसे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें रिवॉल्व हो रही हैं अराउंड केजरीवाल के। आपकी क्या राय है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के बारे में? जैसा इन्होंने बोला कि इलेक्शंस आ रहे तो वो एक प्रोपेगेंडा है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि वो हाईलाइट होगा इलेक्शंस में एंड फिर लोगों की राय बदल सकती है उनके बारे में। शायद वो सिंपैथी भी गेन कर सकते हैं हाँ। इस चीज को लेके कि मतलब बीजेपी ने मेरे खिलाफ ये करने की कोशिश की, अगर वो गिल्टी प्रूव होते हैं तो वो इसका बीजेपी के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सिंपैथी आ सकती है। जी बोलिए बोलिए बोलिए। प्लस मैम अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि जो जो बीजेपी के ऑपोजिशन है, अगर कोई कुछ बोलता है तो उनके सामने ईडी भेज देते हैं, एनआईए भेज देते हैं, उन पे कोई पॉलिसीज लगा देते हैं, कोई एक्ट लॉज लगा देते हैं। तो फिलहाल अभी रिसेंटली हमने देखा झारखंड के तो चीफ मिनिस्टर थे हेमंत सोरेन, उनको भी ईडी पीछे पड़ गई उनके, तो वो निकल गए। अभी केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर है, उनके पीछे ईडी पड़ गई है। तो कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि बीजेपी ईडी क्या वगैरह यूज कर रही है। ये नोटिस करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं केरल के उस शख्स के पास जाना चाहूंगी जिन्होंने बताया कि वो राज ठाकरे को ना जानते हो, लेकिन कोई बात नहीं। आपके प्रदेश के कौन से बड़े नेता है जो आपके यहाँ से चुनाव लड़ते हैं? मुझे 2 या 3, एक भी नाम बता दीजिए चलेगा। पिनराई विजयन। हाँ? पिनराई विजयन। ओके, वंडरफुल। और राष्ट्रीय स्तर पर जो नेता है, जो नेशनल लेवल पर नेता है, हाँ। तो वो आपके राज्य से चुनाव लड़ते हैं, क्या जानते हैं आप उनके बारे में? कोई जानता है कि एक राष्ट्रीय स्तर का नेता केरल से चुनाव लड़ता है जिसका नाम है? अच्छा, आपके पास आ रही हूँ मैं, सॉरी। जी बोलिए। क्या आप शशि थरूर की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, शशि थरूर की बात कर रही हूँ। और कोई नेता है? राहुल गांधी वायनाड से लड़ते हैं। यस, राहुल गांधी है जो वायनाड से चुनाव लड़ते हैं। राहुल गांधी की इससे पहले की जो चुनाव क्षेत्र था वो कौन सा था, कोई जानता है? वायनाड से पहले रायबरेली, किसी ने कहा? कोई बात नहीं, रायबरेली उनके परिवार का एक तरह से सोनिया जी वहां पर से लड़ती थी। जी बोलिए। राहुल गांधी जी इससे पहले अमेठी से लड़ते थे चुनाव। किसने उनको हराया? स्मृति ईरानी। अच्छा, और फिर अब वायनाड में जाकर वो चुनाव जीते हैं। जी हाँ। इस बार भी वायनाड से चुनाव ये कर सकते हैं। शशि थरूर का नाम लिया, जी बिल्कुल बराबर है, क्योंकि शशि थरूर भी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा है जो चुनाव लड़ते हैं केरल से। अभी आप ये बताइए कि आपके लिए देश के सामने अहम मुद्दा कौन सा है जो आपको लगता है कि युवा वर्ग के लिए काम की बात है, बहुत महत्वपूर्ण है? जी कौन बताएगा? चलिए बोलिए। बेरोजगारी अभी काफ़ी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पिछले 10 सालों में सरकार ने भी काफ़ी प्रोमिसेस किए थे। तो स्टार्टअप वगैरह से जो लोन मिल रहा है उससे तो काफ़ी देश का युवा आगे बढ़ा ही है, लेकिन सरकारी नौकरियों में और दूसरे भी रोजगार के जो अन्य अवसर है उसे पैदा करना चाहिए इस गवर्नमेंट को, जो जिसमें वो लेक कर रही है। जी बोलिए। एजुकेशन सिस्टम को लेके जो प्रोमिसेस किए थे कि एजुकेशन इतने स्कूल्स या यूनिवर्सिटी ये सब गवर्नमेंट करेगी, आज तक अभी तक इतना नहीं कर पाए जितना उतना प्रॉमिस किया था। तो ये एक मुद्दा है जो एक्चुअल में यूथ हम देखना चाहते हैं। युवा वर्ग क्या सोचता है कि किस विषय में देश आगे बढ़ा है और किस विषय में बहुत कुछ करना बाकी है? जी आपके पास आऊंगी मैं, पहले बोलिए। कौन से विषय में देश अब तक आगे बढ़ा है ऐसा आपका लगता है पिछले 10 साल में, और कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर काम करना जरूरी है? एक तो है कि डिजिटल पेमेंट जो यूपीआई का है वो बहुत रेवोल्यूशनरी है कि वो मतलब हर एक दुकान पे, हर एक ऑटो पे, हर जगह आपको दिख जाएगा इंडिया के हर एक कोने में।
और काम करना है, ये बोलूँगा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। वो बहुत मतलब नॉट रिलेटेड टू, इट्स मोर रिलेटेड टू गेटिंग मार्क्स, नॉट रिलेटेड टू गेटिंग नॉलेज। ओके, यानी इनको लगता है कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उससे ज्ञान नहीं मिलता और परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है। आप भी ऐसी राय रखती है? आपके लिए क्या मुद्दे हैं? रिसेंट जो न्यूज़ आई थी कि 70 ऑलमोस्ट 70 सेंटर्स में कॉपी हुआ था, तो ये सोचना ज़रूरी है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम इन्होंने बोला कि फिर से उस पर मुद्दे उठते हैं, तो उस पर काम करना ज़रूरी है। आप बताइए क्या सोचती है कि देश के सामने कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिस पर काम हुआ है और जिस पर काम होना जरूरी है? जैसा कि उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन में हम बहुत आगे गए हैं, ग्लोबल फ्लोर फ्रंट में आई वुड से कि इंडिया की इमेज बहुत इन्हांस हुई है। लाइक वो हम देख रहे हैं राइडर्स बाइकर्स जो इंडिया आ रहे, दे आर प्रमोटिंग इट, तो वो उस फोर फ्रंट में हमने बहुत अच्छा किया है। बट आई एग्री, लाइक यूथ के डायरेक्शन के लिए आई डोंट थिंक सो कुछ हो रहा है। एजुकेशन पॉलिसीज़ में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बट पढ़ाई के बाद क्या? अगर पढ़ाई के बीच में हम ब्रेक ले रहे हो तब क्या? उन सारी चीज़ों को सोचा नहीं जा रहा है। और आजकल का युवा, मतलब हम खुद एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं, हम ब्रेक लेके चीज़ों को एक्सप्लोर करके फिर आगे बढ़ना पसंद करते हैं। तो उस चीज़ को कुछ सपोर्ट मिले या गाइडेंस मिले, उस पे हमारी सरकार को काम करना जी चाहिए। बोलिए, आप हाथ उठा रहे थे जी। यस, मुझे ये कहना है कि जैसे हमारी कंट्री में अक्रॉस द कंट्री बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, but when we talk about those institutions, so there are just handful of those institutions which are actually able to produce the quality of students which are getting paid a very good salary. Now there are mediocre level institutes, and there are institutes which are even placed below than that. But the students who study there for 4 years, for 5 years in professional courses, when they get out in the market, they don't even have a proper job. They are getting paid extremely less, which is not at all sufficient to sustain themselves, let alone their family or their wives or other members of the family. So that's something very grave. Recently there was a survey conducted in which it was found that people among the rural areas, they still are not able to read or write properly. So when we at one hand talk about digitizing the economy, so there will be a massive section of the society which will be left out of the benefits. Why? Because they are not even able to understand the very basics of it. So we have to do a lot, and I'm not sure how it will be done. I do not have any solutions to Solution to suggest, it. but these are But the you think, problems yeah, which these are require immediate concerns. attentions. राइट राइट राइट। तो मैं अभी और एक चीज पूछना चाहती हूँ कि कौन सा वो राजनेता है जिसका स्टाइल आपको बड़ा कूल लगता है? और मिशा को माइक सौंपूंगी मैं इसके साथ में। जी बोलिए। तो आप सबको सबसे ज्यादा कूल कौन लगता है अभी के समय में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली जो क्रिएटर्स है इंस्टाग्राम वगैरह पे, जो सोशल मीडिया पे, उनका भी एक अवार्ड फंक्शन अभी रिसेंटली कंडक्ट किया है, और उन्हें हर किसी क्रिएटर के बारे में पहले से पता था कि उनका स्टाइल क्या है। जैसे बियर बाइसेप्स की जो रणबीर एलाहाबादिया है, वो जैसे स्टेज पर आए तो उनसे पूछा है कि आज क्या गुरु मंत्र दोगे फिटनेस को लेके। तो वो काफी ज्यादा अपडेटेड है हम लोगों की जनरेशन से भी, प्रधानमंत्री जी। मुझे सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी अच्छा है, बढ़िया है। सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद आता है। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पीआर टीम बहुत स्ट्रांग वर्क कर रही है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये किसी ऐसे व्यक्ति को पता चलना जो ऑलमोस्ट 60 क्रॉस कर चुका है इम्पॉसिबल है। बट पीआर टीम इतनी बढ़िया काम कर रही है कि क्योंकि वो क्रिएटर्स से कनेक्ट कर रहे हैं और क्रिएटर्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं हम सिटीजन से, तो वो चीज़ उनको कहीं ना कहीं अच्छी हो सकती है। और दूसरी चीज़ अच्छी ये लगती है कि पुरानी जनरेशन को, मतलब अभी तक जो हम लोग पहले हुआ करते थे वो आज हम नहीं हैं। हमको पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया है आफ्टर मोदी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन पॉलिटिक्स। और एक और चीज़ है कि वो कोई कागज लेकर पढ़कर स्पीच नहीं देते हैं। सबसे बढ़िया बात उनकी वो है, उनको सब कुछ याद होता है, वो सब कुछ अपने मन से बोलते हैं। वहीं जो प्रीवियस हमारे जो नेता होके गए हैं अभी तक पॉलिटिक्स में, उनको सबको एक पेपर की ज़रूरत लगी है, पॉइंटर्स की ज़रूरत लगी है। तो ये चीज़ है कि उनको वो चीज़ कूल बनाती है और काफ़ी अट्रैक्ट करती है ऑडियंस, स्टूडेंट्स को, लाइक हमारे एज के। यस, हम यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उनकी ये चीज़। तो यहाँ पर वैसे कागज की बात हुई है, तो कागज से मुझे याद आया कि आजकल पॉलिटिकल जो कॉमेडियंस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो आप पॉलिटिकल कौन से कॉमेडियंस को सुनते हैं और कौन से कॉमेडियंस पसंद आते हैं? कौन से कॉमेडियंस की कॉमेडी पसंद आती है पॉलिटिक्स को लेके? आप लोगों में से कोई सुनता है?
जी आप वरुण ग्रोवर एक है पॉलिटिकल, उनका उनका एक उनका नाम नहीं आ रहा, याद आ रहा वो वीडियो का, उनका वो वीडियो बहुत अच्छा है इलेक्शंस को लाइक, आई थिंक 2019 के इलेक्शंस को लेके है वो, बट वो अच्छा वीडियो है। अच्छा वीडियो है जी। कुणाल कामरा, कुणाल उन्हें कैसे कामरा हम भूल सकते हैं। जी जी हाँ, उनके मैंने देखे हैं काफ़ी ज़्यादा, जो आरजे रौनक है, बउआ, उन्हें जी। उन्हें भी मैं सुनता रहता हूँ। और कोई कॉमेडियन है और कोई ऐसे हैं जिनको आप लोग फॉलो करते हैं जो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में हाथ डाल के बाहर निकालते रहते हैं? जी इंडिया के बारे में बोलते हैं तो वीरदास है जिनको मैं जी, सुनती जी। हूँ, बट हाँ पॉलिटिकली चीजें गई तो मुझे समझ में नहीं आती इतनी, पर हाँ वीरदास है। वीरदास हाँ और कोई जो कॉमेडी को सुनता है, पॉलिटिकल वे में कॉमेडी को पसंद करता है यहाँ पर? अच्छा किसने इलेक्शंस के दौरान ये भी देखा है कि कॉमेडियंस को जेल में डाला जा रहा है, ये भी बहुत हुआ है। जी कुणाल कामरा इज अ बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। उनको डाल दिया गया था, काफी क्या हेटरेट फेस करना पड़ा था उनको। बट आपके प्रीवियस क्वेश्चन पे मैं आना चाहूंगी कि कोई कॉमेडियन देखा है क्या, बट कॉमेडियन नहीं प्रॉपरली, बट कुमार विश्वास ऐसे व्यक्ति हैं जो इन सारी चीज़ों में अपनी राय रखते हैं और बहुत ही हंसी मजाक के चलते सारी चीज़ों पे अपनी वो राय रखते हैं। वो एक कवि हैं, वो कविता के माध्यम से रखते हैं चीज़ों पर बात। तो यस, तो बात यही है कि ऐसे अभी ही ऐसे लोग आए हैं कि जो अब इन सारी चीज़ों पे बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है उनको ऑडियंस से जब इन सारी चीज़ों पे हेट रेट नहीं आता है। क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं कि लीडिंग में कांग्रेस है, और जैसे इन्होंने मेंशन किया वन ऑफ माय फ्रेंड की अपोजिशन में कोई स्ट्रांग पार्टी नहीं है, तो अब क्या ही कर सकते हैं। कोई अगर 5% काम भी कर रहा है और 0% कोई काम कर रहा है, ऑब्वियसली विल गो फॉर दैट 5%। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ विरुद्ध पार्टी के बारे में बोला जा रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो सच्चाई है, चाहे वो किसी भी माध्यम से फैलाई जाए, चाहे कॉमेडी हो चाहे कविता हो। चलें, इसके अलावा एक और चीज़ है, आजकल सोशल मीडिया के थ्रू प्रोपेगेंडा भी बहुत फैल रहा है। तो इस प्रोपेगेंडा पे आपके पास सबसे ज़्यादा कौन-सी पार्टी का प्रोपेगेंडा आया है या फिर शिफ्ट हुआ है? बी इट थ्रू ट्रोल्स या फिर टारगेटेड एड्स, क्या सबसे ज़्यादा आपने देखा है कि आपके पास आया है? बीजेपी का जो रिलीजियस प्रोपेगेंडा, इट इज़ लाइक रीचिंग मैक्स लेवल, इट इज़ रीचिंग ऑन एवरी लाइक फोर फ्रंट। इवन रिलीजियस गुरुज के थ्रू हम तक पहुंच रहा है, कॉमेडियंस मीम्स के थ्रू हम तक पहुंच रहा है, इवन ट्रोल्स के थ्रू पहुंच रहा है। आई थिंक बीजेपी इज यूजिंग सोशल मीडिया एट इट्स बेस्ट, लाइक मे बी विजिबली और नॉट विजिबली, बट या दे आर यूजिंग एट इट्स बेस्ट। लाइक वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ negative about the other parties and a lot are very much positive about the one party. So yeah, BJP is using it at well. So I think the reason for such a wide outreach of this religious propaganda, if you want to call it, is because of the popularity which Prime Minister Modi enjoys as a figure, right? Now, because he has reached that pinnacle of stardom that everybody wants to associate himself with him. So when Ram Mandir was inaugurated, we saw not only the religious leaders from the Hindu community, but there were some Muslim preachers as well who attended, and they later had to, face the music from the Muslim community at large. So I think why these things are having great outreach, because everyone, except for a very minuscule amount of people, who, for example, there's this channel called News Laundry, and News Laundry is the one channel which I think they come up with content criticizing the ruling party, and they want to caricature and lampoon the personalities a lot. So that is the primary reason, because the party in itself has a wide popularity. Prime Minister Modi has got great fan following. So we see figures such as Sadhguru, of Isha Foundation, and Sri Sri Ravi Shankar, and all those figures were present. So why? Because it's only because the Modi, which he has the persona and the charisma, because of that. जी देखिए, मीशा के साथ तो आपकी चर्चाएं हो रही है, कुछ छात्र है जो बिल्कुल मिजाज के बारे में बात कर रहे हैं। किस मिजाज की बात कर रहे हैं 2024 को लेकर? एमआईटी का मिजाज आप बताना चाहते हैं, बोलिए। एमआईटी का तो मैं जितना टाइम से यहाँ पर हूँ उसके बारे में बोलना चाहूँगा कि इलेक्शंस आ रहे हैं और हम काफ़ी एंथुसियास्ट है इलेक्शंस को लेके कि इस बार हमें वोट देने को मिलेगा, हम देश की सरकार चुनेंगे, हमारे जो मुद्दे हैं उसे लेकर हम वोट करेंगे। बोलिए। एक और चीज मुझे जो कहनी थी, आपने जो पहले पूछा था कि कौन से मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम मुद्दा है, वो है करप्शन का।
2016 में इस सरकार ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया था, ये बोल के ब्लैक मनी कम होगा, करप्शन कम होगा, और अभी धड़ाधड़ सबको करप्शन के चार्जेस लगाई जा रही है। तो वो कहीं ना कहीं हमें एज अ सिटीजन्स देखना पड़ेगा कि इसमें से असली चार्जेस कौन सा है, कौन से नहीं है, और कौन से धोखा है, कौन से नहीं है, वो सब हमें देखना पड़ेगा। एक और छात्र जी जो मुझे लगातार बोल रही है, बोल चुकी है काफी, लेकिन फिर से बोलना चाहती है, तो मैं एक आखिरी मौका दे रही हूँ जी, बोलिए। जैसे इन्होंने जैसे मिशा ने पूछा कि प्रोपोगेंडा चलाया जाता है, तो क्योंकि मैं स्पेसिफिकली सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, तो मुझे ये समझ में आता है कि सोशल मीडिया पर जानबूझकर ऐसे वीडियोस वायरल किए जाते हैं जहाँ पर ये दिखाया जाए कि पुराने जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं उनकी एक फैमिली रही है, वही मोदी जी की कोई फैमिली नहीं है, इसीलिए वो देश को अपना परिवार मानते हैं और चलते हैं। ये भी कोई एक चीज़ है जो सिटीजन्स को ये रियलाइज करा सकती है कि उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया है। इवन मोदी जी ने ही ये चीज़ अभी लाई है प्रेजेंट में, ये रूल कि 70 या 75 75 प्लस या 70 प्लस के बाद कोई भी मंत्री नेता नहीं बन सकता है। ये भी एक चीज़ उन्होंने लाई जो कि वो अपने लिए रख सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि अब वो यही एक इलेक्शन है जो लड़ पाएंगे, अगला इलेक्शन वो भी नहीं लड़ पाएंगे। और एक चीज़ ये है कि उन्होंने पार्लियामेंट में बहुत स्पेसिफिकली बोल दिया था, इतने कॉन्फिडेंटली, कि अभी 5 साल तो हमारे ही हैं, अगले बार का चुनाव आप ट्राई करो। ये भी उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया था। यहाँ से ये समझ में आता है कि वो कितने कॉन्फिडेंट हैं, और जब बंदा खुद कॉन्फिडेंस है तो सिटीजन ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट हो ही जाते हैं। अगर खुद अच्छा, ही मतलब दुर्गम डोल है यानी चीज़ें यानी देखिएगा, 400 पार का नारा कहीं ना कहीं लोगों ने मान लिया है, मान लिया है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक मिजाज जो है पार्टियों का, उसमें से ये लग रहा है इनके साथ बात करने के बाद में कि भाजपा चाहे अपना नेता प्रोजेक्ट करने में हो, या फिर चुनाव का जो मतदाताओं तक पहुंचने का जरिया हो, वो सारे जरिए और सारे हथकंडे अपनाने में हो, या फिर प्रचार हो, सभी तरफ एडवांटेज भाजपा लगता है। ऐसा इन लोगों के साथ में बात होने के बाद एहसास आ जाता है। तो चुनाव के बारे में वार्तालाप करने के लिए इसी तरह से हम यंगिस्तान में अलग अलग महाविद्यालयों में और अलग अलग विश्वविद्यालयों में जाते रहेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी मिशा भी रहेगी, और मेरे साथ जो अहम भूमिका निभाते हैं वो मेरे कैमरा पर्सन विनोद इंगोले भी रहेंगे। इन दोनों के साथ में और इन छात्रों का आभार व्यक्त करते हुए, और खास तौर से MIT का आभार व्यक्त करते हुए, मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। हमारा यंगिस्तान ये कार्यक्रम आप ज़रूर देखिएगा। नवभारत के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो कमेंट्स होंगे वो भी डालना मत भूलिए।